नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स। तो अभी आधे घंटे के लिए आप बिल्कुल फ्री होकर के बैठ जाइए। कुछ बहुत ही बढ़िया आर्टिकल्स हैं, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं बिजनेस, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस से रिलेटेड, जो आज के इस अखबार में हम कवर करने वाले हैं। कल हमने यही सेम वीडियो अपलोड किया था, बट उसमें ऑडियो में बहुत प्रॉब्लम्स थी, तो हम इसे दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं। और कॉन्सेप्ट्स भी क्योंकि बहुत अच्छे थे, सो इट मेक सेंस कि हम इसे एक बार री अपलोड कर दें। सो प्लीज पे अटेंशन फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। शुरुआत करता हूं सबसे पहले आर्टिकल से। ग्लोबल सेल ऑफ की बात हो रही है। सबसे पहला आर्टिकल थोड़ा सा नेगेटिव है। देखिए, यहाँ पे मैं बात करता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। ठीक है, शुरुआत स्टॉक मार्केट से होगी। इंडियन मार्केट्स अगर आप देखें, फ्राइडे को करीब 1% से ज्यादा नीचे क्लोज हुए हैं। सेंसेक्स की बात करें या निफ्टी। तो अब कोई बोले इंडियन मार्केट, स्टॉक मार्केट कैसा काम कर रहा है, तो आप 5,000 स्टॉक्स गिनने नहीं बैठ जाएंगे कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि निफ्टी आज प्लस है या नेगेटिव है, और सेंसेक्स इसके अलावा प्लस है या माइनस है। तो इंडियन मार्केट्स में अगर आज नेगेटिव है तो आपको निफ्टी रेड कलर में दिखेगा और नेगेटिव दिखेगा, और सेंसेक्स आपको पॉजिटिव दिख रहा है, निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है। दैट मींस मार्केट इज डूइंग रियली वेल। तो ये बेंचमार्क बोला जाता है। ठीक है, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा। हम इसे बोलते हैं कि ये है एक इंडेक्स और ये है एक बेंचमार्क इंडेक्स। ठीक है, तो बेंचमार्क इंडेक्स इन दो चीजों को बोला जाता है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा, निफ्टी और सेंसेक्स। और ये इंडिया में है। क्या यूएस में भी निफ्टी सेंसेक्स है? देखिए, इंडेक्स है, वहां पे भी बेंचमार्क इंडेक्स है, लेकिन उनका नाम अलग है। जैसे यूएस में S&P 500 है। ठीक है, यूएस का स्टॉक मार्केट आज कैसा है उसके लिए आप चेक कीजिए। S&P 500 आज कैसा चल रहा है ओवरऑल। इसके अलावा नास्डैक आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से और भी इंडेसेस हैं, वहां पे इंडेस से ज्यादा इंडेसेस हैं और लोग उन्हें फॉलो करते हैं। डाउ जोन्स चेक करते हैं कि डाउ जोन्स आज ऊपर है या नीचे है, तो वो भी एक इंडेक्स है वहां पे। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ग्लोबल इक्विटी सेल ऑफ की। यस, इंडिया में जो बिकवाली देखने को मिली ना, फ्राइडे को मार्केट नीचे आया, वो ग्लोबल रीजंस थे यहाँ पे, और ग्लोबल सेल ऑफ था। मतलब इंडिया में तो मैं बता दूं 1% ही नीचे है, जापानीज मार्केट 5% नीचे था, यूएस मार्केट आप देखिए कितना नीचे था। तो यहाँ पे रीजन इसका बताया जा रहा है यूएस इकोनॉमिक डेटा। जी, इकोनॉमिक डेटा से स्टॉक मार्केट को बहुत फर्क पड़ जाता है, और इंडियन और जापानीज और यूरोपियन स्टॉक मार्केट को अमेरिकन इकोनॉमिक डेटा से इतना फर्क पड़ रहा है। यूएस में ग्रोथ कम हो गई, जापान का मार्केट क्रैश कर गया, इंडिया का मार्केट क्रैश कर गया। ऐसा होता है। तो क्या क्या रीजन है, क्या क्या स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस में इकोनॉमिक डेटा है जहां से लोगों को डर ये आ गया है कि कहीं रिसेशन ना आ जाए यूएस में। यस, रिसेशन का डर यहाँ पे वापस से आता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है, क्योंकि सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था अभी तक। एंड यहाँ पे जो 5 डे स्ट्रीक थी, विनिंग स्ट्रीक, हमारे यहाँ 5 दिन से मार्केट डेली बढ़ रहा था, 8 हफ्तों से डेली पॉजिटिव क्लोज हो रहा था, वो अब टूट चुकी है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वर्ड बेंचमार्क इंडिसेस, निफ्टी एंड सेंसेक्स। यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिला सिंस लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट डे ऑन June 4। सबसे बड़ा डिक्लाइन हमें 4 जून से लेकर अभी तक का ही देखने को मिल रहा है। और रुपी भी यहाँ पे काफी प्रेशर में आया। रुपी के ऊपर आज आप कुछ बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा आगे करेंगे, बट यहाँ पे छोटा सा इंट्रो है कि आप देख सकते हैं रुपी यहाँ पे 83.76 का लो लगा चुका है अगेंस्ट डॉलर। तो रुपया क्यों कमजोर होने लग गया? यूएस का इकोनॉमिक डेटा कमजोर आ रहा है ना, स्टॉक मार्केट से भी रुपए का क्या रिलेशन है, आगे जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट डेटा मैं बस बता दूं, ये देखिए, ये है एफपीआई, ये है डीआईआई। एफपीआई क्या होता है? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। डीआईआई डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये फॉरेन की इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया में पैसा लगा रहे हैं, और ये डोमेस्टिक है, हमारे म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड्स और जो भी फंड्स है। ठीक है, फॉरेन और डोमेस्टिक ये डिफरेंस है। अब देखेंगे 26 जुलाई को फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 4,270 करोड़ की बाइंग की इंडियन मार्केट्स में। यस, इन्होंने इतने के स्टॉक्स खरीदे और लगातार फिर 3 दिन बेचे हैं, 2700 करोड़, 2800 करोड़, 2800 करोड़, और 1 अगस्त को बाई किया और 2 अगस्त को फिर और ज्यादा बेच दिया। 3,500 करोड़ के करीब इन्होंने स्टॉक्स इंडिया से बेच दिए। इसके अलावा डीआईआई को देखें तो ये डेली बाई कर रहे हैं एक्सेप्ट 1 डे, और वो भी बहुत छोटी से सेलिंग की है, 350 करोड़ की। तो आप कह सकते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो है और पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ये इंडिया को लेके कुछ बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगता है शॉर्ट टर्म में नहीं, क्योंकि ये सेलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे इंडिया से स्टॉक्स बेच रहे हैं और डीआईएस बाय कर रहे हैं।
ठीक है, तो ये डेटा अभी आपके लिए इतना आप रिटेन कीजिए, फिर आगे के आर्टिकल में हम और अच्छे से इसे रिलेट करके कवर करेंगे। अभी दूसरे आर्टिकल पे आते हैं, ये है एप्पल लॉन्च रिकॉर्ड रेवेन्यू इन इंडिया। अब ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ठीक है, कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे अप्रोक्सीमेटली, मैं बोलूंगा एक्यूरेटली नहीं, $2000 हमारा पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, डेटा के अकॉर्डिंग ये हमारा पर कैपिटा इनकम है। और यहाँ पे आप ये देखिए कि ऐसी कंपनी, आईफोन को मैं एक स्मार्टफोन कंपनी नहीं बोल सकता, इट इज अ प्रीमियम स्मार्टफोन कंपनी, ठीक है, ये प्रीमियम स्मार्टफोन्स बनाते हैं। एंड इंडिया जैसी कंट्री में यूजुअली कोई प्रीमियम स्मार्टफोन्स, मतलब आप समझ रहे हैं, एंड इंडिया जैसी कंट्री में प्रीमियम स्मार्टफोन्स में इतनी अच्छी ग्रोथ देखना इज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग। अब इसका एक इनेबलर और है, एप्पल मुझे लगता है इंडिया में सक्सीड नहीं कर पाता अगर इस वक्त लोग क्रेडिट कार्ड नहीं यूज कर रहे होते। ये जो कार्ड्स हम यूज कर रहे हैं, हम ईएमआई ले रहे हैं, स्पेशली नो कॉस्ट ईएमआई सेल किया जा रहा है, ये रीजन है जिसकी वजह से एप्पल आज अपने सेल्स कर पा रहा है, हमें ये लगता है। नहीं तो एप्पल अभी आप देखते तो एक छोटी कंपनी रहती है, बहुत एप्पल बहुत स्ट्रगल करता इंडिया में ग्रोथ में। तो हम इससे कंजप्शन पैटर्न ये पता लगता है कि लोग इस वक्त इंडिया में क्रेडिट कार्ड्स काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, लोन बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तभी वो इतना महंगा स्मार्टफोन खरीद पा रहे हैं, जो शुरुआत जिसकी 70,000 रुपए से होती है और जो डेढ़ डेढ़ पौने 2 लाख रुपए तक चला जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं स्मार्टफोन ग्रोथ, अगर एप्पल की ग्रोथ हो रही है इंडिया में सेल्स की, तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो एज एन इन्वेस्टर मैं ये भी नहीं देखूंगा सिर्फ कि मैं सिर्फ एप्पल में पैसा लगा पाऊं, क्योंकि एप्पल में क्या आप एज ए इंडियन पैसा लगा पाएंगे ज्यादा, क्योंकि एप्पल में क्या आप एज एन इंडियन इन्वेस्ट कर पाएंगे ज्यादा पैसा? नहीं, इट्स नॉट वेरी इजी, टैक्स भी बहुत ज्यादा लगेगा अगर आप फॉरेन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और लिमिट्स भी है कि इतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एप्पल में इंडायरेक्टली इन्वेस्ट करने की जगह पे अगर मुझे विश्वास है कि एप्पल यहां से 10 गुना ज्यादा सेल कर सकता है, तो मैं क्रेडिट कार्ड कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता हूं, आपको लगता है? क्योंकि एप्पल की ग्रोथ और क्रेडिट कार्ड की ग्रोथ बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री चलने वाली है, क्योंकि इंडियंस नहीं इसे अपनी सैलरी से तो नहीं अफोर्ड कर सकते, जहां तक हमें लगता है। विदाउट क्रेडिट कार्ड एप्पल इज नॉट गोइंग टू सेल इन इंडिया। तो देखते हैं अभी क्या रिपोर्ट आई है एप्पल के बारे में। एप्पल ने रिकॉर्ड रेवेन्यू का रिकॉर्ड बनाया है और टारगेट अचीव किया है इंडिया में, ठीक है, और दूसरी कंट्रीज में भी, सिर्फ इंडिया में ही नहीं। यस, एप्पल ने इस क्वार्टर सिर्फ 3 महीने में $85.8 बिलियन के प्रोडक्ट्स बेचे हैं ओवरऑल ग्लोबली, ठीक है, और ये 5% ज्यादा है पिछले लास्ट क्वार्टर से, जो पिछले साल इसी सेम क्वार्टर को अगर आप कंपेयर करते हैं। अर्निंग पर शेयर, जो अर्निंग एक शेयर पे अर्निंग जो आ रही थी इनकी, वो यहाँ पे इंक्रीज होकर डबल हो चुकी है, और डबल डिजिट्स में ग्रोथ हो चुकी है, जो आ चुका है 1.40 पे, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल ये सारी कंट्रीज देखिए, कनाडा, मेक्सिको, फ्रांस, जर्मनी, यूके, इंडिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस एंड थाईलैंड, हर जगह बहुत ही बढ़िया ग्रोथ हो रही है। मैकबुक अगर आप देखें, $7 बिलियन इन्होंने मैकबुक से जनरेट किया है ओवरऑल सेल्स में, बट यहाँ पे जो किंग है वो आईफोन ही है। $39.3 बिलियन सेल्स इनकी आईफोन से आई, जो 0.97% डाउन थी। तो ओवरऑल हम यही, हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि क्या इंडिया में, या तो जो हमारा पर कैपिटा वगैरह का जो डेटा आ रहा है ये तो बहुत ही पुराना है, ठीक है, या इंडिया में मे बी ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग बहुत ही ज्यादा अंडर डिस्क्लोज करते हैं अपने इनकम को, ठीक है, एंड डिस्क्लोज करते ही नहीं है बहुत सारे लोग। तो इसीलिए ओवरऑल हमारा पर कैपिटा इनकम काफी कम आ रहा है, क्योंकि ऐसे लग्जरी गुड्स की कंजम्पशन हमें इतने बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसमें, इट्स शॉकिंग, मैं ये कहूंगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। आरबीआई इंटरवीन्स एज रुपी फॉल्स टू अ न्यू लो। यहाँ पे अब बात हो रही है रुपए की, ठीक है। अभी हमने स्टॉक से भी रिलेटेड चीजें डिस्कस की ऊपर, कि रुपया गिर रहा है, और उसके साथ साथ हमने देखा इंडियन स्टॉक मार्केट में भी करेक्शन आया, और साथ में यूएस का इकोनॉमिक डेटा खराब आया। तो क्या कोई रिलेशन है कि रुपया गिरने लग गया उसकी वजह से? आइए जानते हैं। जो न्यू इंट्राडे लो है 83.76 का अगेंस्ट डॉलर हमने बनाया है। तो न्यू लो का मतलब मैं बता दूं, देखिए रुपए में और डॉलर में अलग तरीके से हम देखते हैं। अगर मैं बोलूं कि रुपया लो जा रहा है अगेंस्ट डॉलर, तो इसका मतलब क्या है कि रुपया अगर अभी 83.5 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, $1, तो लो जाने का मतलब ये 84 हो जाए। ये जैसे जैसे ये फिगर बढ़ता रहेगा, मैं बोलूंगा रुपया लो जा रहा है 85, 86, ये हो गया रुपया कमजोर होना, लो जाना। डॉलर
पहले $83 एक डॉलर खरीद ले रहा था, अब ₹86 लग रहे हैं एक डॉलर को बाय करने में, राइट? तो यहाँ पे ये देखना बहुत जरूरी है, समझना कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। और मैं बोलूं कि रुपया मजबूत हो गया डॉलर के अगेंस्ट, तो यहाँ पे एक्चुअली हाई जाने का मतलब क्या होगा कि एक डॉलर में पहले कितने रुपए लग रहे थे? 83.50। अब मैं सिर्फ ₹80 से एक डॉलर खरीद ले रहा हूं, राइट? सिर्फ ₹80 से। तो ये क्या हो गया? ये स्ट्रॉन्ग रुपी हो गया, ठीक है? स्ट्रॉन्ग रुपया जो इंप्रूव हो रहा है। और ये क्या है? ये वीकनेस दिख रही है मुझे। तो आई होप कि ये करेंसी के मामले में ये कॉन्सेप्ट सबके क्लियर हो कि रुपए का अमाउंट जैसे जैसे बढ़ता रहेगा रुपया कमजोर हो रहा है, और रुपए का अमाउंट जैसे गिरता रहेगा डॉलर के अगेंस्ट वो मजबूत। अब यहाँ पे बात करते हैं रीजंस की। देखिए, दो बहुत ही स्पेसिफिक रीजंस है। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, अभी इन्होंने लिखा है सेलिंग इन इक्विटी एंड डोमेस्टिक मार्केट फॉर अमेरिकन करेंसी फ्रॉम इंपोर्टर्स ऑफसेट गेन्स फ्रॉम वीकर ग्रीनबैक। ग्रीनबैक हम लोग डॉलर को बोलते हैं, ग्रीनबैक लिखा है मतलब ये यूएस डॉलर है, ठीक है? ये याद रखिएगा इसे। तो यहाँ पे रुपया क्यों कमजोर हुआ? देखिए, बहुत ही सिंपल रीजन होता है रुपए के कमजोर और मजबूत होने के, ठीक है? सबसे पहला रीजन आप ये देखिए, इक्विटी की बात करते हैं। इक्विटी मतलब स्टॉक्स, याद रखिएगा स्टॉक मार्केट को इक्विटी बोला जाता है। अभी हमने देखा, देखिए ऊपर वाले डेटा में मैं रेफरेंस के लिए आपको बता दे रहा हूं, एफपीआई ने 2700 करोड़, 2800 करोड़, 2800 करोड़, 3500 करोड़ इतना सेल किया है। ये सेल किए हैं क्या इन्होंने? स्टॉक्स। जब ये स्टॉक्स इन्होंने बेचे, रिलायंस, एचडीएफसी, तो ये तो रुपए में ही बेचे होंगे, राइट? ये स्टॉक्स तो रुपये में ट्रेड करता है इंडिया में, तो रुपए में बेचा इन्होंने। अब क्या है, जब इन्होंने स्टॉक्स बेचा, ये फॉरेनर्स हैं तो इन्हें ये पैसा लेकर जाना है वापस, राइट? यूएस में लेकर जाना है। तो इन्होंने क्या किया? इक्विटी को सेल किया जो था रुपए में। अब जब इन्होंने कैश में आ गया, ये इनके पास कैश पड़ा है रुपया, और अब यूएस वापस लेके जाना है, प्रॉफिट बुक किया उन्होंने जो भी किया, तो इसको ये कन्वर्ट करेंगे किसमें? रुपए से डॉलर्स में। कन्वर्ट कैसे होता है रुपया डॉलर में? आपको बाय करना पड़ेगा डॉलर, ठीक है, और सेल करना पड़ेगा रुपया। आपके पास रुपया है, आपको रुपया, आप रुपया देंगे और लेंगे क्या? डॉलर। इससे क्या होगा? इसकी डिमांड ऊपर जाएगी, आप मानते हैं, और रुपए की सप्लाई ऊपर जाएगी। सॉरी, यस, सप्लाई ऊपर जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या रिलेशन है? बेसिक इकोनॉमिक्स, किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाता है, और किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है तो प्राइस नीचे जाता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिमांड तो बढ़ ही रही है, ठीक है, साथ में सप्लाई भी बढ़ जा रहा है। प्रॉब्लम ये है रुपए का, डॉलर का डिमांड बढ़ गया और रुपए का सप्लाई बढ़ गया, दोनों के लिए जो हमारे लिए वर्स्ट केस सिनेरियो था, ओवरऑल प्राइस यहाँ पे दुगना ऊपर जाता है। तो ये एक सिचुएशन हो गई इक्विटी की वजह से कि रुपया कमजोर हो रहा है, क्योंकि रुपए की सप्लाई बढ़ रही है और रुपए की डिमांड और कम हो रही है। अब आते हैं दूसरे पे, ऑयल इंपोर्टर्स। ऑयल इंपोर्टर्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, इंडिया ऑयल इंपोर्ट करता है, राइट? अच्छा, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर इंडिया ही है ऑयल का। तो ऑयल इंपोर्टर्स क्या कर रहे हैं कि उनको पेमेंट करनी है, रशिया को, ईरान को, और सऊदी अरेबिया को, जितनी भी वेस्ट एशियन नेशन है उनको पेमेंट करनी है। तो कैसे होगी पेमेंट? तो डॉलर्स में होंगी। तो इसके लिए क्या करना पड़ रहा है? ऑयल इंपोर्टर्स इस वक्त क्या कर रहे हैं कि डॉलर्स को खरीद रहे हैं। तो जब डॉलर्स को खरीद रहे हैं तो बेच क्या रहे होंगे? खरीदने के लिए आप कुछ तो दोगे, बार्टर सिस्टम नहीं है, तो आप रुपए दोगे, आप सेल कर रहे हो रुपए। तो यहाँ पे क्या होगा? प्राइस ऊपर जाएगा डॉलर का, क्योंकि डिमांड डॉलर की बढ़ गई है, ऑयल इंपोर्टर्स ने डिमांड बढ़ा दी है। और रुपए का प्रॉब्लम क्या है कि वो रुपए की सप्लाई उन्होंने बढ़ा दी है, तो प्राइस क्या होगा? नीचे जाएगा। रीजन बीइंग सप्लाई बढ़ गई और डिमांड घट गया है। तो सप्लाई का बढ़ जाना, डिमांड का घट जाना, ये यहाँ पे ऐसे क्या हो रहा है? डबल पेन दे रहा है। एंड उसके लिए आप देखेंगे ओवरऑल हमें इतना रुपये को वीक होते हुए देखना पड़ रहा है। तो ये इसका मेन रीजन है। अब जब रुपया इतना वीक होगा तो कोई इसे बचाने आएगा? यस, बचाने आएगा। ये काम है आरबीआई का। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई ने कोशिश की बचाने की। एंड इसके लिए क्या करेगा आरबीआई? इस केस में क्या करना चाहिए आरबीआई को? प्रॉब्लम क्या है? हर जगह हमने देखा कि रुपया, ये देखिए जहां जहां रुपया लिखा है यहाँ पे रुपया सेल हो रहा है, उसकी सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है? यहाँ पे भी क्या हो रहा है? रुपया सेल हो रहा है, इसकी सप्लाई बढ़ जा रही है। तो सप्लाई एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। काम करता है रुपए की सप्लाई को कम करता है। कैसे करेंगे? रुपए को बाय कर लो। आरबीआई यहाँ पे क्या करता है? इंटरवीन करता है, बाय करता है रुपए को। इससे ये क्या कर रहा है?
इसकी सप्लाई को कम कर रहा है, ठीक है, डिमांड को बढ़ा रहा है। और डॉलर का क्या होगा, अब आरबीआई के पास 650 बिलियन डॉलर, ये जो डॉलर के रिजर्व्स है, इसको ये यहाँ यूज करता है, यहाँ पे डॉलर को क्या करता है, सेल करता है। इससे क्या होगा, सप्लाई डॉलर की इंक्रीज हो जाएगी, राइट, एंड डिमांड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे आरबीआई इस तरीके से हेल्प करने की कोशिश करता है रुपी की, कि रुपी रुपी यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाए एटलीस्ट, राइट। क्योंकि दो जगह से पेन मिल रहा है रुपी को, जो कि है एक तो स्टॉक मार्केट्स में जो लोग बेच रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, वो उसको कन्वर्ट करके वापस पैसा ले जा रहे हैं, और दूसरा जो हमारे ऑल इंपोर्टर्स हैं वो। तो लोकल, देखिए इस आर्टिकल में आगे बस यही है कि लोकल पार्टिसिपेंट्स ने कहा कि डिप्रिशिएशन हमें नहीं देखने को मिला आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद, ठीक है। सेल ऑफ था इक्विटी में, फॉरेन बैंक्स भी डॉलर बाई कर रहे थे और इंपोर्टर्स भी, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई, रुपए की डिमांड बहुत ज्यादा यहाँ पे गिर गई। Approves 8 high-speed road corridor projects worth 50,655 crores. Why am I covering this article? Only one reason. Number one, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार क्योंकि सरकार के पास सीट्स कम आई है, तो जो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जा रहे थे, काफी बड़ा अमाउंट जो हम डेडिकेट कर रहे थे ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, वो फ्रीबीज और शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए गवर्नमेंट लोगों में बांट सकती है या दूसरे प्रोजेक्ट्स में डाल सकती है। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि अभी 50,600 करोड़ का कैबिनेट ने अभी प्रोजेक्ट अप्रूव किया फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जिसमें 6 लेन 4 लेन 6 लेन, कई सारे 4 लेन और 6 लेन हाई स्पीड हाईवेज एंड एक्सप्रेसवेज बनाए जाएंगे यहाँ पे। एंड इसका फायदा क्या है, अब देखिए इंडिया में परसेंटेज वाइज अगर आप देखें ना, तो कार बहुत ही कम लोगों के पास है, बहुत ही माइनॉरिटी छोटी सी पॉपुलेशन है जो गाड़ी ओन करती है, एंड बाकी लोग बाइक से क्या करेंगे मुंबई और दिल्ली एक्सप्रेसवे पे, राइट। कोई यूज नहीं है हमारे लिए बहुत ज्यादा, इतने पैसे खर्च करने का तो यूज नहीं है ऑफ कोर्स। बट आप ये देखिए कि ओवरऑल इंडिया में अगर किसी को हरियाणा में कंपनी खोलनी है लेट्स से, वो कहेगा कि यार एक्सपोर्ट करने के लिए मुझे पहले गुजरात लेके जाना पड़ता है, या तमिलनाडु लेके जाना पड़ता है, या मुंबई लेके जाना पड़ता है, फिर उस पोर्ट से बाय सी मैं दूसरी जगह पे लेकर जाता हूँ इसे, ठीक है। तो उस पोर्ट तक जाने में हरियाणा से मुझे लग जाते हैं लेट्स से 15 दिन। अब अगर ऐसे हाईवेज बन जाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो दिस इज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, तो ये 15 दिन लिटरली मत लीजिएगा, बट ये भी 15 दिन लेट्स से अगर ये 3 दिन में बदल जाए तो काफी फायदा होगा। कंपनीज हरियाणा में भी फैक्ट्री सेटअप करेंगी, झारखंड से कोल आ रहा है लेट्स से, तो कोल तमिलनाडु अगर 2 दिन में पहुंच जाए रादर देन 20 दिन के, तो कंपनीज को बहुत फायदा होगा। जो काम 2 दिन में आप कर पा रहे हो, पहले 20 दिन लगते थे, तो आप 10 गुना ज्यादा काम कर पाओगे। एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, कॉस्ट, हर चीज में आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। इसी को हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट, कि एक हाईवे अगर आप ऐसा बना दे रहे हो तो इससे मल्टीप्लायर इफेक्ट हो रहा है, ओवरऑल देश की सप्लाई चेन बहुत बढ़िया हो जा रही है। और किसी कंट्री के ओवरऑल अगर नेटवर्क्स बढ़िया होना सप्लाई के, तो कंपनीज वहां पे काम करना चाहती है, इन्वेस्ट भी करना चाहती है बाहर से। तो ये एक जो इंडिया का रेज्यूमे है ना, अगर आप इंडिया का रेज्यूमे बनाओ, बायोडेटा बनाओ, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होगी जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करने से पहले ढूंढेंगे। आते हैं अब एक एक्सटेंशन पे, तो ये उसी पुराने आर्टिकल का एक्सटेंशन है कि रुपी फॉल ड्यू टू वीकनेस इन इक्विटी मार्केट। इक्विटी का मतलब मैंने आपको बताया था शेयर मार्केट से होता है, स्टॉक मार्केट जो होता है इसे हम इक्विटी मार्केट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक दो और चीजें जो डिस्कस करेंगे हम लोग करेंसी से रिलेटेड। अब अल्टीमेटली हमें देखने को मिला कि रुपया सेटल हुआ 83.75 पे, ठीक है। एंड यहाँ पे रुपी में ड्रॉप आ रहा है, दो रीजन हमने पढ़ लिए क्या है, एक तो हमारे ऑयल इंपोर्टर्स और दूसरा इक्विटी से लोग हमारे शेयर्स बेच रहे हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स, और उसे डॉलर में कन्वर्ट करके वो पैसा यूएस में लेके जा रहे हैं। तो ये एक ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिली। अब देखिए कि यहाँ पे जो रीजन आ रहे हैं, एक तो दो, एक अच्छा रीजन है, एक बुरा रीजन है। सबसे पहले बात हो रही है, फेडरल रिजर्व ने कहा है कि वो ब्याज दर को घटाने वाली है सितंबर में। ब्याज दर सितंबर में, अगर फेडरल रिजर्व बेसिकली आरबीआई हो गई, रिजर्व बैंक हो गई यूएस की, ऐसा समझिए, ये अगर ब्याज दर को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, अगर इंटरेस्ट नीचे आता है ना, तो इससे क्या होगा, आपके पास के सबसे पहले नॉर्मल लोगों पे क्या फर्क पड़ेगा, एक कॉमन मैन पे। सबसे पहले आप ये सोचिए कि अभी मैंने बोला कि आईफोन लोग किससे ले रहे हैं, ईएमआई पे ले रहा है, ठीक है। अगर वो ईएमआई सस्ती हो जाए, लेट्स से 3% रिड्यूस हो जाए, ठीक है, ईएमआई की कॉस्ट इंटरेस्ट, तो आपको नहीं लगता अब जो पहले आईफोन नहीं खरीद रहा था वो भी देखेगा कि यार इस बार तो लोन सस्ता हो गया है, मैं खरीद लेता हूँ आईफोन। या पहले लेट्स से कोई भी फ्रिज, एयर कंडीशनर जो हम नहीं ले रहे थे, उसे अब हम खरीद लेंगे। तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट घटने से एक तो समझ में आता है कि कंजम्पशन घट जाएगा। आप मानते हो,
आप थोड़े ज्यादा चीजें कंज्यूम करोगे। क्यों? क्योंकि एक तो चीजें थोड़ी सस्ती मिलेंगी, क्योंकि लोन सस्ता हो गया, आप लोन पे चीजों को खरीद रहे हो। दूसरा, आपके जो एग्जिस्टिंग खर्चे हैं, जो आपकी ईएमआई आ रहे हैं होम लोन के, एजुकेशन लोन पे, वो भी नीचे आ जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। ठीक है, तो डबल बेनिफिट। दूसरा क्या फायदा? कंपनीज, जितनी भी कंपनीज है वो सारा काम लोन पे करती हैं। ठीक है, जो 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, ये सारे लोन पे हो रहे हैं। तो जब लोन ओवरऑल अगर आप देखें कि सस्ता हो जाएगा, चीप हो जाएगा, तो ये और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, और ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी मार्केट में बढ़ेगी, और इनके कस्टमर्स ये पहले से ज्यादा सामान कंज्यूम कर रहे हैं, तो डबल बेनिफिट्स मिलेंगे कंपनी को। तो ये एक बहुत ही बढ़िया न्यूज है, और इससे मार्केट यूजुअली ऊपर जाना चाहिए, आप मानते हो? लेकिन अब मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं, पिछले 6 बार जब रेट कट किए गए हिस्ट्री में, उसमें से 4 बार मार्केट क्या हुआ है, मार्केट ने पॉजिटिवली रिएक्ट किया है, मार्केट ऊपर गया है, स्टॉक मार्केट रेट कट के बाद। लेकिन 2 बार नेगेटिव गया है। ये 2 बार कौन से थे? एक तो 2001 का टाइम था जब यूएस में डॉट कॉम बबल आया था, मार्केट क्रैश हो गया था, और दूसरा 2007 में जब हमें सब प्राइम मॉर्गेज क्राइसिस फेस करना पड़ा था। ये 2 एक्सेप्शंस है। इसके अलावा मार्केट हर बार पॉजिटिव रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर। इस आर्टिकल में अभी दो तीन दिन पहले हमने एक आर्टिकल में कवर किया था। तो ये जो रिसेशन वाले लेकिन जो न्यूज है ना, लोगों को एक तो ये नहीं पसंद आई, और दूसरा कई लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो 2 बार मार्केट नीचे गया कट के बाद 2024 में भी ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है। मार्केट इस वक्त लाइफ हाई पर चल रहा है। ओवरऑल ये न्यूज आने के बाद आप देखिए, जापानीज मार्केट 5% गिर गया, साउथ कोरियन मार्केट करीब 4% गिर गए, ऑस्ट्रेलिया 2% से ज्यादा नीचे था, यूरोप मार्केट भी 1 से 2% नीचे थे। सिर्फ एक इंडियन मार्केट ही रहा है जो ओवरऑल आउट परफॉर्म कर रहा है एक्चुअली, यूएस के वीक डेटा के आने के बावजूद। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि लेबर मार्केट और सॉफ्ट हो सकता है यहाँ पे यूएस में। ठीक है, हार्ड लैंडिंग हो सकती है, रिसेशन फेस करना पड़ सकता है हमें, एंड फेडरल रिजर्व का जो रेट कट है, ठीक है, ये मे बी लेट आए यूएस के इकोनॉमिक साइकिल में। फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट घटा दे, हो सकता है कि लोगों तक ये थोड़ा लेट पहुंचे। तो ओवरऑल ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है इस वक्त। तो यहाँ पे एलिफेंट इन द रूम एक्चुअली ये रिसेशन और यूएस का वीक इकोनॉमिक डेटा है, क्योंकि रेट कट्स तो लोग पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट इकोनॉमी में तुरंत देखने को नहीं मिल जाता। तो ये एक इशू है। इसके अलावा इंडियन मार्केट्स में भी ना अब थोड़ा फटीग आ गया है, मतलब थोड़ी थकान फील हो रही है इंडियन मार्केट में भी। काफी लंबा हमारा रन चल गया, ये 19,000 8,000 18,800 से हम लोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और इस लेवल पे पहुंच गए हैं। तो अब कहीं ना कहीं लगता है कि 25,000 तक भी हमने सफर कर लिया है, विदाउट एनी ब्रेक्स। काफी आप कह सकते हैं कम ही उतार चढ़ाव वाला रहा है ये सफर अभी तक 7,000 पॉइंट्स का। तो ओवरऑल सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो मेटल सेक्टर में काफी बुरे रिजल्ट्स आए, काफी बेकार परफॉर्मेंस रहा, और इसका भी एक रीजन है। इंडिया में मेटल सेक्टर का परफॉर्मेंस आपको क्यों लगता है खराब आ रहा है? एक बहुत सिंपल रीजन है, देखिए ये चीज थोड़ा वॉच कीजिएगा। मैंने अभी बताया था कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा मेटल प्रोड्यूसर है, ठीक है, और यहाँ पे चाइना तो हर मार्केट में क्या करता है, ओवर सप्लाई क्रिएट कर देता है। हमेशा ना चाइना की स्ट्रेटेजी रहती है ओवर सप्लाई कर दो, गुड सस्ते कर दो, कोई कम्पीट ही ना कर पाए हमारे प्राइस पे। तो मेटल क्या हो गया, यहाँ पे भी ओवर सप्लाई रहता था। अब चाइना में डिमांड क्या है, कम है, क्योंकि यहाँ तो भाई अभी हम देख रहे हैं डिफ्लेशन है, कुछ बढ़िया चल नहीं रहा है, इकोनॉमिक डेटा बहुत पुअर आ रहा है। तो मेटल वाले क्या कह रहे हैं कि भाई सामान जब पड़ा है, इससे अच्छा इसे कौड़ी के दाम पे बेच दो, लेकिन बेच दो। तो ये क्या करते हैं, ये आ जाते हैं ग्लोबल मार्केट्स में। और ग्लोबल मार्केट्स में आने के बाद ये क्या होता है, इससे प्रॉब्लम हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को, कल ही शायद हमने ये कवर किया है, इंडियन इंडस्ट्रीज को बहुत प्रॉब्लम होने लगता है, क्योंकि सप्लाई ये लोग बढ़ा देते हैं इंडिया में। तो इससे कॉस्ट काफी, हमारे जो स्टील मेकर्स हैं उनको कॉस्ट तो उतनी रहती है, और उनके प्रोडक्ट का दाम नीचे आ जाता है, प्राइस नीचे आ जाता है सप्लाई बढ़ने से। तो ये इन्हें काफी परेशान करता है, और यही इशू हमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल सेक्टर वाइज मेटल्स भी वीक आ रहा है ओवरऑल, एंड रिजल्ट्स भी कुछ खास नहीं रहे मेटल इंडस्ट्री के। कुछ एक दो इन ब्रीफ आर्टिकल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। यूएस अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यस 4.3% आ गया है यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ये पिछले 3 साल के हाई पर चल रहा है यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट। ये जुलाई में अगर आप देखें, हायरिंग में स्लो डाउन हो चुका है, लेबर मार्केट में स्लो डाउन है, क्योंकि इकोनॉमी भी अब वेलरेबल होते जा रही है रिसेशन को लेके। कंपनीज एक्सपेक्ट कर रही है कि रिसेशन आ सकती है, इसीलिए वो लोग अब हायरिंग नहीं कर रहे हैं, उल्टा ले ऑफ्स कर रहे हैं, और यहाँ पे अच्छा खासा इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। तो फेडरल रिजर्व ने ऑफ कोर्स यहाँ पे इंडिकेट किया है कि आगे जाके रेट कट्स बेटर होंगे, इंटरेस्ट बेटर होंगे, बट स्टिल इससे कोई फर्क हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आज मार्केट में हमें लगता है इन्वेस्टमेंट की कहीं ना कहीं कमी हो रही है।
चाइना रिजेक्ट्स $1 ट्रिलियन हाउसिंग रेस्क्यू प्लान प्रपोज बाय आईएमएफ। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चाइना को एक रेस्क्यू प्लान दिया $1 ट्रिलियन का। यस, और इन्होंने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कहा, और कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट फंड्स को यूज करना चाहिए अनफिनिश्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए। चाइना में प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहा है, जितने बड़े रियल एस्टेट कंपनीज थी, प्रॉपर्टी कंपनीज थी, सब डूब रही थी। टॉप तो कुछ डूब भी चुके, जो टॉप सम ऑफ द टॉप कंपनीज है। और यहाँ पे आईएमएफ ने कहा है कि एक काम करो, आप गवर्नमेंट का पैसा यूज करो और अनफिनिश्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है ना, इन्हें कंप्लीट कर दो। तो यहाँ पे क्या हुआ, चाइना को कहा गया कि एक वन ऑफ, सिर्फ एक बार का फिजिकल रिसोर्सेज लगा दो और कॉम्पनसेट कर दो होम बायर्स को, जितने बेचारे होम बायर्स तुम्हारे यहाँ फंसे हुए हैं पैसे देके, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हो रहा है, आधे से ज्यादा लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। तो जो इन्होंने कहा कि जो कॉस्ट होगी हमारे 5.5% होगी ऑफ जीडीपी ओवर 4 years, बहुत ज्यादा होगी और ये हम नहीं करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम है। कैमला हैरिस ने रेस किया है $310 मिलियन फॉर जुलाई, इन जुलाई फॉर कैंपेन। यस, कैमला हैरिस जो इंडियन ओरिजिन की अब यूएस सिटीजन है और वाइस प्रेसिडेंट थी, और अब प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फाइट कर रही है डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आफ्टर जो बाइडेन ड्रॉप आउट। अब इनके राइवल रहेंगे कौन, डोनाल्ड ट्रंप, और इन्होंने करीब $310 मिलियन रेस किए हैं ओवरऑल। तो हमें देखना होगा कि किस तरीके से आगे ये फे करते हैं अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, एंड कई लोग इनके सपोर्ट में है एंड इन्हें जो बाइडेन से बेटर मानते हैं ओवरऑल। वर्ल्ड फूड प्राइसेस ईज स्लाइटली इन जून, इन जुलाई, यूएन सेज। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि जो फूड प्राइस इंडेक्स है वो हल्का सा नीचे आया है ओवरऑल, मतलब पूरी दुनिया में अगर आप कंपेयर करें, दुनिया का एवरेज प्राइस निकालें, तो यहाँ पे देखने को मिला है कि ओवरऑल फूड प्राइस इंडेक्स थोड़ा सा ईज हुआ है, खाना थोड़ा सस्ता हुआ है। सीरियल्स ओवरऑल यहाँ पे ऑफसेट करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। प्राइस थोड़ा मीट और वेजिटेबल ऑयल्स के लिए इंक्रीज हुआ है और शुगर के लिए भी इंक्रीज हुआ है। तो यूनाइटेड नेशंस का फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइस इंडेक्स है, ये ट्रैक करता है कि जो सबसे ज्यादा ग्लोबली ट्रेडेड फूड कमोडिटीज है, ठीक है, ओवरऑल ये किस दाम पे ओवरऑल ट्रेड कर रही है। इससे पता लग जाता है कि ऑन एन एवरेज खाना सस्ता हो रहा है या महंगा हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।